हेलो एवरीवन। प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में आज हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं उसमें दो मेन टॉपिक हैं, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का एंड सेकंड वन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस में जो थ्रेट्स हमारे सामने आते हैं उसका। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसके थ्रेट्स आईपीसीसी लेवल, इंटर लेवल के ऊपर भी आपने कवर अप किए हुए हैं, बट फाइनल लेवल पर भी हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चरल चेंज और किया गया है थ्रू द रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स। दो थ्रेट्स के नाम आज भी वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, बट थोड़े से एक दो पॉइंट्स के अंदर कोड ऑफ एथिक्स में इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का। बट बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, आपको लेक्चर नोट्स में पेज नंबर 3 पर एक चार्ट मिलेगा। मैं आपके साथ पहले उस चार्ट की डिस्कशन कर रहा हूं। एज ए practitioner or as a professional accountant, whether in practice or in employment or otherwise, एक person while performing his work is required to ensure compliance of 5 fundamental principles। अब वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? एक, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इन सब के नाम आपने सुने हुए भी हैं। These are the ethical requirements as per SA 200 also। जब आप SA 200 पढ़ते हैं, that is overall objectives of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with the standards on auditing, उसकी requirements में कि ऑडिटर को अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, so for that purpose auditor is required to ensure compliance of ethical requirements, and as stated in the SA 200, the ethical requirements comprises of code of ethics as prescribed in the professional ethics, and code of ethics consists of 5 fundamental principles। integrity means ईमानदारी, objectivity no biasness, professional competence and due care, that means to work in compliance with professional ethical technical standard and exercise due care skill and competency। confidentiality to respect the information acquired in the course of professional work and not to disclose that information to other unless required by law or permitted by client। and last one, professional behavior, ensure your work in compliance with law and regulations, and अपने आप को, अपने बिहेवियर को इस तरीके से आपको मेंटेन करना है ताकि इस प्रोफेशन को, इस इंस्टीट्यूट को कहीं से किसी तरह की कोई डिसरिस्पेक्ट, डिसक्रेडिट, डिफेमेशन ना हो। सो ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। एज पर सेक्शन 110 ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, a professional accountant shall comply with each of the fundamental principles। however, a professional accountant, यदि उसको कोई थ्रेट आइडेंटिफाई होती है, दैट मीन्स अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने एक थ्रेट को आइडेंटिफाई किया इन कंप्लायंस ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस में किसी तरह का कोई थ्रेट है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने उसको आइडेंटिफाई किया, तो उसकी ड्यूटी बनती है टू इवेलुएट क्या ये थ्रेट
एक एक्सेप्टेबल लेवल तक है? क्या मैं इस थ्रेट को एक्सेप्ट कर सकता हूं? बिकॉज थ्रेट हमारे इस प्रोफेशन का एक इनहेरेंट पार्ट है। जो 5 तरह के थ्रेट्स हैं: सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन। 5 थ्रेट्स जो आपने इंटर में पढ़े हुए हैं, वही 5 थ्रेट। क्या वो थ्रेट एक एक्सेप्टेबल लेवल तक है? एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब क्या है? वो लेवल जहां पर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट यूजिंग द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट conclude that accountant complies with the fundamental principles। यहां पर वर्ड यूज किया गया रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट, मींस किसी आउटसाइडर से इन चीजों को एग्जामिन कराया जाए यदि, तो जो थर्ड पार्टी है उसका व्यू होगा कि आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का कंप्लायंस किया है। अब वो रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? वो एक रिव्यूअर हो सकता है। रिव्यूअर जो रिव्यू करता है आपके काम को, जैसे वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हो सकता है, वो पीयर रिव्यूअर हो सकते हैं, वो टेक्निकल रिव्यूअर हो सकते हैं। EQCR का कॉन्सेप्ट आप SA 220 में पढ़ते हैं। पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट और टेक्निकल रिव्यूअर का कॉन्सेप्ट, ये दोनों आप लेटर ऑन आगे जाकर पढ़ेंगे पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू के चैप्टर के अंदर। तो यदि एक रीजनेबल एंड थर्ड पार्टी टेस्ट के बेसिस पर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट इस चीज को कंक्लूड कर सकता है कि मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस की है, तो हम कह सकते हैं यस, जो थ्रेट्स हैं वो एक एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर है। यदि थ्रेट्स एक्सेप्टेबल लेवल पर हैं, इट्स ओके, आपको फर्दर कुछ भी नहीं करना। लेकिन यदि थ्रेट्स एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर नहीं है, देन फिर आपको उन थ्रेट्स को एड्रेस करना है। और उनको एड्रेस करने का मतलब कंसीडर करना है, उनका समाधान ढूंढना है। आप उनको एलिमिनेट करें, ऑल टुगेदर हटाएं, या उसको एक्सेप्टेबल लेवल पर रिड्यूस करें। कैसे आप इनको इधर एलिमिनेट कर सकते हैं या एक्सेप्टेबल लेवल तक ला सकते हैं, उसके लिए आपको उन सर्कमस्टांसेस को एलिमिनेट करना होगा जिनके कारण ये थ्रेट क्रिएट हो रहे हैं। मान लो यदि मैं बात करता हूं, आपका एक फेमिलियरिटी थ्रेट आ रहा है। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या है कि आपको एक बहुत लंबा समय हो गया है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर काम करते हुए, जिसके कारण आप फेमिलियर हो चुके हैं और मैनेजमेंट आपको कई बार अपनी इस फेमिलियर रिलेशंस के कारण इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। ऐसी सिचुएशन में आप रोटेशन कर दो अपनी टीम मेंबर्स में, कि जो काम एक पार्टनर कर रहा था उसको दूसरे पार्टनर को असाइन कर दिया जाए। तो जब एक पार्टनर की फेमिलियरिटी क्रिएट हुई तो ठीक है ना, आपको लग रहा है मैनेजमेंट उस पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रही है, क्यों? फेमिलियर रिलेशंस बन गई। अपनी फर्म का पार्टनर आप दूसरे पार्टनर को असाइन कर दो ये पर्टिकुलर ऑडिट। तो इस तरीके से आपको उन सर्कमस्टांसेस को एलिमिनेट करना है जिसके कारण ये थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं। वेयर एवर पॉसिबल, सेफगार्ड्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं इन द प्रेजेंट सिचुएशंस, उनको अप्लाई करिए। एंड कुछ भी पॉसिबल नहीं है, देन इस प्रोफेशनल एक्टिविटी जिसमें थ्रेट्स एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस नहीं हो पा रहे, उनको
डिक्लाइन कर दीजिए, मना कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, मत करिए। सो इन दिस मैनर जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उनको इन थ्रेट्स को एड्रेस करना है, ईदर बाय एलिमिनेटिंग द सर्कमस्टांसेस जिनके कारण थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं, अप्लाइंग द सेफगार्ड्स दैट आर एप्लीकेबल इन द सिचुएशन, और डिक्लाइनिंग और एंडिंग द स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो प्रोफेशनल एक्टिविटी जिसमें थ्रेट्स आ रहा है उसको मना कर दीजिए। तो ये हमारी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें इस लेक्चर में डिस्कस करनी है, ये उसका एक पूरा फ्लो चार्ट हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, हाउ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज सपोज टू इंश्योर कंप्लायंस विद दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। देन क्या एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने किसी थ्रेट को आइडेंटिफाई किया इन कंप्लायंस ऑफ दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इफ any threat is being identified, then professional accountant is required to evaluate the identified threats, whether these threats are at an acceptable level or not. If these threats are not at an acceptable level, in that case we need to address the threats। किस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें एड्रेस करना है इन थ्रेट्स को, या तो हम इन थ्रेट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें या इन थ्रेट्स को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करें। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जिन सर्कमस्टांसिस के थ्रू ये थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं उन सर्कमस्टांसिस को एलिमिनेट किया जाए। जो सेफगार्ड्स एक प्रेजेंट सिचुएशंस के अंदर अप्लाई किए जा सकते हैं उन सेफगार्ड्स को अप्लाई किया जाए। और यदि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर आप सर्कमस्टांसिस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिलेटेड सेफगार्ड्स आप अप्लाई नहीं करवा पा रहे हैं, या सेफगार्ड के थ्रू भी आप उन थ्रेट्स को एक एक्सेप्टेबल लेवल पर नहीं ला पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी को एलिमिनेट मींस उसको डिक्लाइन कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो नाउ अब हमें इन्हीं सब चीजों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर अप करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, उसके बाद थ्रेट्स कितनी तरह के हैं, थ्रेट्स की को क्या एक्सेप्टेबल लेवल तक उन थ्रेट्स को रिड्यूस किया गया है, उसके लिए आपको उनका इवैल्यूएशन करना है, देन उनकी एड्रेस है, देन उनका सेफगार्ड्स है। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं। बहुत बेसिक टॉपिक हैं और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर भी आपने पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन की यदि बात करें तो बड़े जनरल क्वेश्चन इनके ऊपर थ्योरेटिकली पुट होता है। तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को कवर अप करा रहा हूं। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको अभी इस लेक्चर में ही कराऊंगा, और क्योंकि थ्योरेटिकल नेचर का कॉन्सेप्ट है सारा, मेन कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे वो मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय एन अकाउंटेंट। कितने हैं? 5। फर्स्ट वन, इंटीग्रिटी, जो बात करता है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ईमानदारी की, उनकी ऑनेस्टी की, उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की। ऑब्जेक्टिविटी, बात करता है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के अनबायस्ड एटीट्यूड की, कि जब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपनी वर्किंग करे अनबायस्ड एटीट्यूड के साथ करे, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए व्हाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी, कोई बायसनेस उनके प्रोफेशनल वर्क में एंटर नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल वर्क के साथ नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल कंपिटेंस, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर वर्क विद ड्यू केयर, स्किल एंड कंपिटेंसी, ensuring compliance of all applicable professional, ethical and technical standards. Confidentiality, professional accountant should respect the confidentiality of the information acquired during the course of professional work, unless however the information acquired
during the course of professional work can be shared, but that can be shared only in two situations. Situation one, when it is permitted by the client or employer, or when it is specifically required by any law. And fourth हो गया, fifth one, that is professional behavior. Professional behavior, that professional accountant should ensure that the professional work is being carried out in accordance with the applicable law and regulation, and anything that can disregard the profession, discredit the profession, defame the profession, that needs to be avoided. तो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जिन्हें हमें कवर अप करना है. फर्स्ट, इंटीग्रिटी. मैं रीड करा देता हूं आपको. इनमें ऐसी कोई डिस्कशन तो है नहीं कि मैं इन कॉन्सेप्ट को आपके साथ एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करूं. प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है और जनरल टॉपिक है. एक बार रीडिंग में आपको करा देता हूं. अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड बी straightforward and honest in all professional and business relationships. Keywords मैं आपको highlight करा दूंगा. So integrity is being represented by straightforwardness and the honesty of a person. Second one, objectivity. A professional accountant should not compromise his professional or business judgment because of any biasness, conflict of interest or undue influence of others. So, हमें अपनी प्रोफेशनल जजमेंट्स में किसी भी तरह का कोई समझौता, कंप्रोमाइज नहीं करना है, बायसनेस के कारण, conflict of interest के कारण और undue influence of others, that others may be management or governing bodies. Third one, प्रोफेशनल कंपिटेंस. प्रोफेशनल कंपिटेंस का मतलब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट, आपकी एक कंटिन्यूइंग ड्यूटी है टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड द स्किल विच इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द क्लाइंट, यदि जो अकाउंटेंट है वो इन प्रैक्टिस में है, और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन यदि वो सर्विस में है. यदि वो सर्विस में है तो उसके एम्प्लॉयर को, यदि वो प्रैक्टिस में है तो उसके क्लाइंट को कंपिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज मिले बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड रेलिवेंट लेजिस्लेशन. टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एंड रेलिवेंट लॉ एंड रूल्स के हिसाब से. सो ये ड्यूटी बनती है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की, वो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स को अपडेट करे उस लेवल के लिए जो उनके क्लाइंट्स को, उनके एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड है फॉर द कंपिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज. अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड एक्ट diligently and in accordance with applicable technical and the professional standards. यदि हम इसके रेफरेंस में बात करें तो क्लॉज नंबर 7 पार्ट नंबर 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, इसने एक रिक्वायरमेंट दे रखी है. किसके लिए? फॉर सीए इन प्रैक्टिस, कि यदि अ मेंबर इन प्रैक्टिस वो अपने प्रोफेशनल वर्क के दौरान ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं करता या ग्रॉसली नेग्लिजेंट है इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज, देन ही विल बी डीम्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. इसी तरह से जब हम काउंसिल जनरल गाइडलाइंस की बात करते हैं तो उसके चैप्टर नंबर 2 में कंडक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय है कि एक एम्प्लॉय का कंडक्ट कैसा होना चाहिए. तो यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो दीज 2 पॉइंट्स आर इन रिलेशन टू दैट प्रोफेशनल
कंपिटेंस। सो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से वेदर दैट प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज इन प्रैक्टिस और इन एम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अटेन करे एज वेल एज मेंटेन करे अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को उस लेवल तक, सो दैट उसके क्लाइंट को, उसकी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को competent professional services as per the requirement of current technical and professional standard and legislation वो सर्विसेज मिल सके और उन्हें अपने काम को डिलीजेंटली परफॉर्म करना है। लेकिन यदि इस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस नहीं होती है, देन इट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आगे बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर प्रैक्टाइजिंग मेंबर्स के लिए जब हम बात करते हैं तो क्लॉज 1 पार्ट नंबर 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल और इसी तरह से जो मेंबर्स इन सर्विस है उनके लिए सेकंड शेड्यूल के पार्ट नंबर 2 के अंदर यह बात लिखी गई है। तो वेदर अ मेंबर इज इन प्रैक्टिस और इन सर्विस, they are required to ensure confidentiality of the information acquired during the course of professional work. However, that information may be shared with others when it is permitted by the client or employer as the case may be, or when it is required by law. A professional accountant should respect the confidentiality of the information that is acquired as a result of professional or business relationships. Last one, professional behavior. Professional behavior, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट उसको इंश्योर करना है कि वो अपने काम को इस तरीके से करे कि जो एप्लीकेबल लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, लेजिस्लेशन है, वो उनकी कंप्लायंस को इंश्योर कराए एंड कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे इस प्रोफेशन को डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट या किसी तरह की डिफेमेशन हो। सो अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट should comply with relevant law and regulations and should avoid any action that discredit the profession, जिसके कारण प्रोफेशन को किसी भी तरह का डिस्क्रेडिट होता हो। सो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच आर टू बी फॉलोड बाय एन अकाउंटेंट। आई थिंक शायद इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, चेक कर लें एक बार। जी हां, नवंबर 16 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एज पर कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ICAI, व्हाट आर द थ्रेट्स इन्वॉल्व, वो अभी करेंगे हम। थ्रेट्स इन्वॉल्व, थ्रेट इन्वॉल्व क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स क्या है, कौन से सेफगार्ड अप्लाई किए जा सकते हैं थ्रेट्स के अगेंस्ट, एंड फिर वापस क्वेश्चन आया जनवरी 21 में टाइप्स ऑफ थ्रेट्स का। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो हमने पढ़ लिए, थ्रेट्स अभी बाकी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कोड ऑफ एथिक्स का सेक्शन 110 और करा रहा हूं, जिसमें कहा गया है that a professional accountant shall comply with each of the fundamental principles. So, section 110 of Code of Ethics, that is related with the compliance with the fundamental principles. It says that professional accountant shall comply with the each of the fundamental principles. 5 fundamental principles. The fundamental principles of ethics establish the standards of behavior that is being expected from a professional accountant. तो यही 5 चीजें मेन एक्सपेक्ट की जाती हैं। जब मैं इंटीग्रिटी की बात करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्टी के साथ काम करेगा। जब मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, बिजनेस जजमेंट के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ड्यू टू एनी बायसनेस, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
जब मैं प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर की बात करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपने वर्क को डिलीजेंटली परफॉर्म करेगा और वो स्किल्स अटेन करेगा जो रिक्वायर्ड है कंपिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। जब मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट रिस्पेक्ट करेगा उस इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी की जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क उसने ऑब्टेन की है। और जब मैं प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट लॉ एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंसेस को इंश्योर करेगा और ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे हमारे प्रोफेशन को किसी तरह का डिसरिगार्ड या डिसरिस्पेक्ट मिले। तो वही चीज आ गई कि जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के बिहेवियर्स के स्टैंडर्ड्स की एक्सपेक्टेशंस है। A professional accountant might face a situation in which complying with one fundamental principle that conflict with one or more other fundamental principles। एक प्रिंसिपल को कंप्लाई करता हूं, दूसरे का नॉन कंप्लायंस होता है, दूसरे का कंप्लायंस इंश्योर करता हूं, पहले का नॉन कंप्लायंस दूसरे का कंप्लायंस इंश्योर करता हूं तो पहले का नॉन कंप्लायंस हो जाता है। ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है कि यदि मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूं देन मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं हो पाती, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ काम करता हूं देन ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं हो पा रही, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करता हूं तो प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके के एथिकल डायलेमा एग्जिस्ट करते हैं हर एक एक्टिविटी के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन यदि मेरे सामने आ जाए कि मैं एक एस्पेक्ट की कंप्लायंस इंश्योर करता हूं तो दूसरा एस्पेक्ट कंप्लाई नहीं हो पाता, इस सिचुएशन में प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए? इन सच अ सिचुएशन अकाउंटेंट माइट कंसीडर कंसल्टेशन। कंसल्टेशन किसके साथ? अदर्स विद इन द फर्म, यदि वो प्रैक्टिस में है तो फर्म के दूसरे पार्टनर के साथ, एम्प्लॉयमेंट में है अपने सीनियर्स के साथ कर ले, अपने कुलीग्स के साथ कर ले, दो चार्ज्ड विद गवर्नेंस, गवर्निंग बॉडी के साथ आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट से डिस्कस कर सकते हैं, लीगल काउंसिल से ओपिनियन ले सकते हैं। सो यदि ऐसी कोई सिचुएशन आती है दैट कंप्लायंस ऑफ वन फंडामेंटल प्रिंसिपल रिजल्ट्स इनटू conflict with another fundamental principle, then in that case the professional accountant might consider the consultation। and consultation आप फर्म में दूसरे पार्टनर्स के साथ या एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपने सीनियर्स के साथ, कुलीग्स के साथ, या कोई एंगेजमेंट है ऑडिट की TCWG के साथ कर लीजिए, इंस्टीट्यूट के साथ कर सकते हैं, लीगल काउंसिल के साथ कर सकते हैं। हाउएवर, क्या ये कंसल्टेशन रिलीव कर देगी एक अकाउंटेंट को फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सरसाइज द प्रोफेशनल जजमेंट टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट? मतलब ही नहीं होता। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको प्रोफेशनल जजमेंट्स लेनी है एंड अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन इफ नेसेसरी डिसएसोसिएट फ्रॉम द मैटर, जिसके कारण ये कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है, अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, इस एसोसिएशन को डिनाई कर दीजिए जहां पर आप कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ रहे हैं और आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस को इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज एनकरेज्ड टू डॉक्यूमेंट द सब्सटेंस ऑफ द इशू। क्या मैटर था, उसके पीछे एस्पेक्ट्स क्या इन्वॉल्व थे, आपने किन के साथ डिस्कशंस की हैं, क्या डिसीजंस लिए हैं और डिसीजंस लेने के पीछे रेशनेल क्या था, मेन रीजन, मेन एस्पेक्ट, कॉज क्या था, वो सब चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। सो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी कि एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोड ऑफ एथिक्स एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट to ensure compliance of each of the
fundamental principles as mentioned in the code of ethics. However, what should be the professional accountant obligations in case of any conflict in compliance of these fundamental principles? तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो यदि किसी तरह का कोई इशू आपके सामने आ रहा है जिसके अंदर you are not been able to ensure compliance of these fundamental principle, एक का कंप्लायंस करते हो तो दूसरे के साथ वो कंफ्लिक्ट हो रहा होता है, ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 110 ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ने एक सॉल्यूशन दिया है, एंड दैट सॉल्यूशन इज टू हैव द मैटर कंसल्टेड विद द अदर्स, एंड द अदर्स आर विद इन द फर्म, others within the employing organization, TCWG, institute, legal counsel. However, whether these consultation relieves you to exercise professional judgment? No. It is my primary duty to exercise professional judgment, and if I am not been able to take the professional judgment, unless prohibited by law and regulation, disassociate from such engagements. अपने आप को disassociate कर लीजिए ऐसी engagement से, and the professional accountants, they are encouraged to document, number one, what is the substance of the issue, details of the discussions made, what are the decisions taken, and what is the rationale of the decision taken. So this is about the fundamental principles. बाकी इसकी और फर्दर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो बुक के अंदर मैंने एक एक प्रिंसिपल की काफी डिटेल कवर की है, वो आप बुक में से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। दो मेन टॉपिक मैंने आपको इसके करा दिए, कॉन्सेप्ट मैंने सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का आपको बता दिया, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो एक बार रीडिंग ले लीजिएगा इनकी, बट इनमें से कोई क्वेश्चन एज सच पूछे जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। इंटर लेवल के टॉपिक है, लेकिन फिर भी पता नहीं, कई बार कोई सिंपल क्वेश्चन देना होता है तो पेपर सेटर इन टॉपिक में से भी कोई क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, बट अदरवाइज इन जनरल मेरी जो ओपिनियन है कि प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, सेक्शंस हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के, शेड्यूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, काउंसिल गाइडलाइंस हैं, एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस है, नेटवर्किंग गाइडलाइंस है, जो इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं है। तो उनमें से क्वेश्चन पूछो ना, ये इंटर लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, बट कई बार होता है पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया भी है, ये जितने क्वेश्चन है ना ये चारों, ये इंटर लेवल की ही है। नवंबर 16 में थे बेसिक क्वेश्चन ही, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और थ्रेट्स कौन से हैं। फिर मई 18 में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फिर मई 19 के अंदर सेफ गार्ड्स का क्वेश्चन है, जनवरी 21 में भी फिर थ्रेट्स का क्वेश्चन है। तो अब मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है थ्रेट्स का। वेरियस थ्रेट्स जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको प्राइमरीली हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो मेन टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द थ्रेट्स दैट आर इन्वॉल्व इन कंप्लायंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। 5 तरह के थ्रेट्स सामने आते हैं। फर्स्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। प्रोफेशनल अकाउंटेंट का अपना कोई फाइनेंशियल या एनी अदर काइंड ऑफ इंटरेस्ट जिसके कारण वो अपने वर्क को विद इंडिपेंडेंस परफॉर्म नहीं कर पाता। सेकंड, सेल्फ रिव्यू। एक ऐसी जजमेंट जो आपने पहले दी थी उसी चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं आप। मींस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और आप ही उनको एग्जामिन कर रहे हो। आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, आप उसी को एग्जामिन कर रहे हो। आपने एक फाइनेंशियल सिस्टम को इंप्लीमेंट किया, आप उसी को एग्जामिन कर रहे हो। तो क्या आप अपनी ही बनाई गई सब्जेक्ट मैटर को
यदि खुद इवैल्यूएट करते हैं, क्या आप उसको प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करेंगे? चांसेस है नहीं करेंगे। ठीक, वहां पर सब्जेक्टिविटी हमेशा इन्वॉल्व होगी ही होगी। एडवोकेसी थ्रेट, एक ऐसी पोजीशन को एक्सेप्ट करना जहां पर आपको अपने एक क्लाइंट की किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को प्रमोट करना पड़े और उस क्लाइंट के साथ आप ऑलरेडी पहले एसोसिएटेड थे फॉर एश्योरेंस फंक्शंस। तो क्या ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप क्लाइंट के साथ एश्योरेंस फंक्शन में इन्वॉल्व थे, तो उसी क्लाइंट को यदि आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं सेम क्लाइंट को, देन चांसेस हैं आपकी एश्योरेंस सर्विसेज इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं हो पाएंगी, आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का कंप्लायंस इंश्योर नहीं कर पाएंगे। फोर्थ थ्रेट है फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट ये अराइज होता है जब एक पर्सन एक रिलेशनशिप में, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट के अंदर एक बड़े लंबे समय तक काम करता है, जहां पर कंसर्न मैनेजमेंट के साथ उसकी एक फेमिलियरिटी हो जाती है और ये फेमिलियरिटी उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस डाल सकती है, प्रेशर डाल सकती है कि वो अपने काम को विद ऑब्जेक्टिविटी परफॉर्म ना कर पाए। इंटिमिडेशन थ्रेट, किसी तरह की डर, दैट माइट बी एक्चुअल, दैट माइट बी परसीव्ड, कि जहां पर आप एक ऐसे प्रेशर में काम कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का प्रेशर है कि यदि आप हमारी कुछ गलतियों को नहीं छुपाएंगे, हम नेक्स्ट ईयर की ऑडिट आपको नहीं देंगे या करंट ईयर की ऑडिट में ही हम आपको रिमूव कर देंगे। इंटिमिडेशन, थ्रेट, वार्निंग एक तरीके से। तो ये 5 तरह के मेन थ्रेट्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शायद से यही है जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, द थ्रेट दैट अ फाइनेंशियल और एनी अदर इंटरेस्ट इनएप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस करेगा एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जजमेंट को या उसके बिहेवियर को। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप मेन बुक में से रेफर कर सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट में, शेयर होल्डिंग, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं जो फीस आपको क्लाइंट से मिलती है, आपकी फीस का, टोटल फीस का 60-70% एक पर्टिकुलर क्लाइंट से आता है। आपकी क्लाइंट के साथ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, कंसर्न है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग ए क्लाइंट, आपके अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं सारे, आपके अपना खुद का फायदा, आपको क्लाइंट के यहां कोई पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट नजर आ रही है, हैविंग एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट, जिससे आपका कुछ पर्सनल फायदा हो सकता है। अब क्लाइंट्स की सारी इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में है, आपको पता है प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी, क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। लिस्टेड कंपनीज के केस में तो ये चीज कि आपको पता है क्लाइंट का प्रॉफिट क्या आएगा, क्या उसके बेस पर शेयर्स के अंदर डीलिंग लॉस हो रहा है, ठीक, एडवाइस कर दो 2-4 को, रिश्तेदारों को, शेयर बेच दो भाई इस कंपनी के, गेन हो रहा है खरीद लो। तो इस तरीके से एक पर्सनल गेन है आपको उस इंफॉर्मेशन के बेस पर जो आपको ऑडिट के दौरान मिलती है। एश्योरेंस क्लाइंट से कोई लोन लिया गया या इसके डायरेक्टर से किसी तरह का लोन है, ऑफिसर से किसी तरह का लोन है, तो ये कुछ सर्कमस्टांसिस हैं जिनके थ्रू सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है। नंबर 2, सेल्फ रिव्यू। इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ही क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने ही उसकी इंप्लीमेंटेशन की और आप ही उसकी इफेक्टिवनेस का रिव्यू करने के लिए अपॉइंट हो गए। रिव्यू द इफेक्टिवनेस
आपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, एज ए अकाउंटेंट आप ही उनका रिव्यू कर रहे हो या उनकी ऑडिट कर रहे हो। दैट इज सेल्फ रिव्यू। अपनी की हुई चीजों में आप गलतियों को नहीं निकाल पाएंगे। द थ्रेट दैट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट रिजल्ट्स ऑफ अ प्रीवियस जजमेंट मेड, जिसकी जजमेंट आपने ही कर रखी है, मींस आपने अकाउंटेंट की कैपेसिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और आपने कहा ये अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट है, यही पॉलिसी यूज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। दैट मींस सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसमें आप इन्वॉल्व थे। तो यदि आप मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको उस एंटिटी की ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। रीजन, आपने एक जजमेंट ली है सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और आप ही एज ए ऑडिटर बनकर उसका रिव्यू कैसे करोगे वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्टेड एंड अप्लाइड बाय द एंटिटी आर एप्रोप्रिएट और नॉट? इज इट और नॉट? सोचकर देखिए। एन एक्टिविटी performed by the accountant or by another individual within the firm, मेरे पार्टनर ने कर रखी है, on which accountant will rely when forming a judgment as part of performing a current activity। मीन्स जिस चीज की जजमेंट, प्रीवियस जजमेंट मैंने या मेरे पार्टनर ने ले रखी है, उसी जजमेंट को तो मैं रिलाई करूंगा करंट एंगेजमेंट के अंदर भी। मैं कैसे कह दूंगा कि पास्ट में मैंने कुछ गलत किया था? यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपाइलेशन आपने कर रखी है, तो उसकी ऑडिट यदि आप करते हैं, दैट इज ए सेल्फ रिव्यू। इसके सर्कमस्टांसिस भी हैं सेल्फ रिव्यू के। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट issuing an assurance report on the effectiveness of operation of financial systems after implementing the system। सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन भी आपने की, बाद में उस सिस्टम की इफेक्टिवनेस पर एश्योरेंस रिपोर्ट भी आप ही इशू कर रहे हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने ओरिजिनल डाटा प्रिपेयर किया, जिसके बेस पर रिकॉर्ड जनरेट हुए, उस रिकॉर्ड को आप एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर एग्जामिन कर रहे हैं। मींस आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया, जिसके बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी। बुक्स ऑफ अकाउंट आपने प्रिपेयर की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एश्योरेंस एंगेजमेंट आपके पास है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी बुक्स ऑफ अकाउंट से तो बनाई गई होंगी, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट आपने ही प्रिपेयर की थी। रिजल्ट, क्या इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली क्रिएट होगा। नेक्स्ट वन, एडवोकेसी थ्रेट। द थ्रेट दैट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल प्रमोट अ क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन टू द पॉइंट कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। मान लीजिए आप क्लाइंट के साथ एज ए एक्सपर्ट एसोसिएट होते हैं प्रोस्पेक्टस को इशू करने में। प्रोस्पेक्टस इशू में आप क्लाइंट के लिए एज एडवाइजर टू इशू का काम करते हैं, आप क्लाइंट के लिए एज ए ब्रोकर टू इशू का काम करते हैं, और आप ही उस क्लाइंट को एश्योरेंस की सर्विसेज देते हो। तो क्या आप, जब आप एज ए ब्रोकर का, एज ए अंडरराइटर का, एज ए एडवाइजर का काम करते हो एक पब्लिक इशू में, आप क्लाइंट के उस पब्लिक इशू को प्रमोट करते हो, मार्केट करते हो, और एट द सेम टाइम यदि आप उसी क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हो, वहां आपको गलतियां निकालनी है। कैसे निकालोगे आप? सो दिस इज द एडवोकेसी थ्रेट। अपने आप को किसी ऐसी पोजीशन में मत लाइए कि जहां पर आप एक क्लाइंट को एश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपको उस क्लाइंट की किसी पर्टिकुलर पोजीशन को प्रमोट करना पड़े। इसके एग्जाम्पल भी देख लो साथ साथ। एडवोकेसी थ्रेट्स, प्रमोटिंग
शेयर्स इन अ लिस्टेड एंटिटी, जब उस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट आपके पास है, एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ ए एश्योरेंस क्लाइंट इन लिटिगेशन और डिस्प्यूट विद थर्ड पार्टी। आप अपने क्लाइंट को एश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं, जहां पर आपको अपनी जजमेंट प्रोफेशनल तरीके से देनी है, जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन यदि किसी लिटिगेशन मैटर में आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो, तो लिटिगेशन के अंदर तो क्लाइंट की गलतियों को भी छुपाना पड़ता है। तो आपकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस, उसको डर है, पूरा डर है। लॉबिंग इन फेवर ऑफ ए लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए क्लाइंट, क्लाइंट के बिहाफ पर किसी पर्टिकुलर लॉ को सपोर्ट करना, क्लाइंट के बिहाफ पर। तो जैसा क्लाइंट कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा, और जैसा क्लाइंट कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा, तो मेरी बायसनेस आ चुकी है, मैं ऑब्जेक्टिवली अपने काम को नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशंस को भी हमें रोकना है। नेक्स्ट, फोर्थ, फेमिलियरिटी थ्रेट। Threats due to a long or close relationship with a client or employer. A professional accountant will be too sympathetic to their interest or too accepting of their work. एक long relationship with the employer, with the client, आपको जनरली उसकी फेवर में काम करने के लिए कई बार इमोशनली ठीक सपोर्ट करती है कि हाँ क्लाइंट को सपोर्ट कर दो, कोई बात नहीं, एक दो गलती हो गई तो ऐसी रिलेशनशिप्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, खास तौर से प्रोफेशनल वर्क के दौरान। और इसके लिए लॉ ने भी कोशिश की, लिस्टेड एंटिटीज एंड अदर स्पेसिफाइड कंपनीज में रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके। इसके भी सर्कमस्टांस पढ़ लेते हैं साथ साथ। फेमिलियरिटी थ्रेट, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट have a close or immediate family member who is a director or officer of the client, family relationship हो गई। a member of the engagement team, वो relative है client के किसी employee का, और वो एक direct and significant influence डालने की capacity रखता है over the subject matter। क्लाइंट छोटी पोजीशन पर है फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी एम्प्लॉय। लेकिन यदि एम्प्लॉय ऐसी पोजीशन पर है कि यदि वो इस एंगेजमेंट टीम के मेंबर से बात करें तो वो एंगेजमेंट के सब्जेक्ट मैटर को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखता है। मान लीजिए हमारी एंगेजमेंट टीम में एक है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स का भाई है वाई, वाई काम करता है एक्स लिमिटेड कंपनी में, और ये है चीफ इंटरनल ऑडिटर। चीफ इंटरनल ऑडिटर, एक्स और वाई भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच बहुत अच्छी बनती है। क्या एक्स लिमिटेड की ऑडिट के दौरान कोई गलती पाई जाती है, क्या वाई का एक्स के ऊपर इंफ्लुएंस है या नहीं? वाई बड़ा भाई है, और बोलो बड़ा भाई है, और दोनों एक संस्कारी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जहां पर छोटा भाई बड़े भाई की बात को नहीं काट सकता। तो ये जो फैमिली रिलेशन हो गई ना इनकी आपस में, उसके कारण प्रोफेशनल वर्क डेफिनेटली अफेक्ट होने के चांसेस हैं। फर्म का फॉर्मर पार्टनर डायरेक्टर है या ऑफिसर है क्लाइंट कंपनी में, और एम्प्लॉय है इस पोजीशन पर कि वो एक इंफ्लुएंस डाल सकता है ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंगेजमेंट। लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सीनियर पर्सोनल विद द एश्योरेंस क्लाइंट। तो ये सर्कमस्टांसिस हैं जिसके कारण एक थ्रेट क्रिएट होता है। इंटिमिडेशन थ्रेट, थ्रेट कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपने काम को ऑब्जेक्टिवली नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ एक्चुअल और परसीव्ड प्रेशर इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द अकाउंटेंट। अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है अकाउंटेंट के ऊपर, प्रेशर, वार्निंग, धमकी, थ्रेट, काम
करोगे तो आपको हमारे हिसाब से करना होगा, नहीं तो हटा देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट बीइंग थ्रेटेंड, किस चीज की धमकी? डिसमिसल। हमारे से डिसएग्री करोगे तो डिसमिस कर देंगे तुम्हें। आजकल ये बड़ा न्यूज में भी चल रहा है, देखेंगे तो पॉलिटिकल लेवल से कि आप यदि पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से काम नहीं करेंगे देन समझ जाइए कि आपके अगेंस्ट कुछ भी हो सकता है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट फीलिंग प्रेशर्ड टू एग्री विद द क्लाइंट जजमेंट, बिकॉज क्लाइंट को ज्यादा नॉलेज है उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर। क्या ज्यादा नॉलेज का मतलब हमेशा सही होगा? नहीं, लेकिन दूसरा पर्सन ज्यादा नॉलेज रख रहा है तो वो अपनी सुप्रीमेसी तो दिखाएगा। प्रोफेशनल अकाउंटेंट बीइंग इन्फॉर्म्ड कि जो प्लान्ड प्रमोशन है आपकी वो रोक दी जाएगी अनलेस आप हमारी बेशक गलत बातें हैं, आप हमारी गलत बातों को भी, इनएप्रोप्रिएट जजमेंट्स को भी कंसीडर नहीं करेंगे तो। प्रोफेशनल अकाउंटेंट, उसने एक सिग्निफिकेंट गिफ्ट एक्सेप्ट कर रखी है क्लाइंट से और अब क्लाइंट धमकी दे रहा है मेरे पास सबूत है, मैं पब्लिक कर दूंगा कि तुमने मेरे से इतना बड़ा गिफ्ट लिया था। सो दीज आर द थ्रेट्स जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस में एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट में फेस। तो यदि प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल की कंप्लायंस में किसी तरह के थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है, अब मैं वापस अपने इसी चार्ट के ऊपर आ जाता हूं दोबारा से, जिससे मैंने शुरुआत की थी। एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट ये हमारी ड्यूटी बनती है एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 110 ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स दैट we should comply with each of the fundamental principles. However, if during the course of professional work, if a professional accountant identify any threat to the compliance, threats may be of 5 kinds: self-review, self-interest, intimidation, advocacy, familiarity threat. यदि किसी भी तरह का कोई थ्रेट आइडेंटिफाई होता है देन प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपकी ड्यूटी बनती है टू इवैल्यूएट कि जो ये थ्रेट है, ये थ्रेट क्या एक एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर है या नहीं है। उस लेवल को चेक करने के लिए कि जो थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पर है या नहीं है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट मे बी कंसीडर्ड। आपको उन फैक्टर्स को कवर अप करना है दैट आर टू बी कंसीडर्ड इन इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट्स। अब मैं आपको वो फैक्टर भी करा देता हूं साथ साथ। वैसे ये आपके सेल्फ स्टडी का था सारा, बट लगभग करा ही दिया है मैंने। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? रिजाइन करते हैं देन सेबी एलओडीआर के अंदर प्रोविजन डाले हुए हैं, कंपनी को क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। एजुकेशनल, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोफेशन, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए क्या बेसिक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ जगह पर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। इफेक्टिव कंप्लेंट सिस्टम जिसके थ्रू प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड जनरल पब्लिक किसी अनएथिकल बिहेवियर को रिपोर्ट कर सके। एक्सप्लिसिट ड्यूटी to report breach of ethics requirement, professional or regulatory monitoring and disciplinary proceedings. These are the factors that are to be considered while evaluating the threats. अब जब आपने threats का evaluation किया तो उसके बाद आपको देखना था क्या ये threat एक acceptable level पर है या नहीं। acceptable level का क्या मतलब है कि एक रिस्पेक्टेबल, रीजनेबल, इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी की ओपिनियन में क्या आप फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यदि एक रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी जो रिव्यूअर होता है जनरली,
वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता है, वो पीयर रिव्यूअर हो सकता है, वो टेक्निकल रिव्यूअर हो सकता है, और एनी अदर सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन। यदि उनकी ओपिनियन में आप इन थ्रेट्स के साथ अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस को इंश्योर कर पा रहे हैं, दैट मींस आपके जो थ्रेट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो एक एक्सेप्टेबल लेवल पर है, ओके, कोई इश्यू नहीं। लेकिन यदि वो थ्रेट्स एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर नहीं है, देन एड्रेस द थ्रेट्स। कैसे? एलिमिनेट करिए उन थ्रेट्स को या रिड्यूस करिए टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। और वो कैसे कर सकते हो आप? 3 तरीके हैं। जो सर्कमस्टांस हैं उनको एलिमिनेट करके। अब सर्कमस्टांसेस मैंने आपको 5 थ्रेट्स के मेन बुक में से रीड भी करवाए हैं, 5 थ्रेट्स के सर्कमस्टांसेस को। तो वो सर्कमस्टांसेस कैसे एलिमिनेट किए जा सकते हैं? रिलेशनशिप ना रखी जाए ऐसी, जहां पर रिलेशनशिप है वहां पर ऐसी असाइनमेंट को एक्सेप्ट ना किया जाए, क्लाइंट से किसी तरह के गिफ्ट ना लिए जाएं, क्लाइंट में अपनी फर्म में टाइम टू टाइम ऑडिटिंग पार्टनर को रोटेट किया जाए। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करिए उन सर्कमस्टांसेस को। कुछ सेफगार्ड्स अप्लाई करिए कोड ऑफ कंडक्ट लगाकर। डिक्लाइन और एंडिंग द स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं पॉसिबल है। यदि आप उन थ्रेट्स को एक्सेप्टेबल लेवल पर नहीं ला पा रहे, देन इट विल बी बेटर, एडवाइजेबल होगा कि आप इस प्रोफेशनल एक्टिविटी को छोड़ दें, मना कर दें, खत्म कर दें। सो सर्कमस्टांसिस मैंने आपको करा दिए, फैक्टर्स मैंने आपको एक बार रीड करा दिए। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इनकी, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उसके अंदर ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से मेरी एक्सपेक्टेशंस कंपैरेटिवली कम है। लेकिन फिर भी हमने पूरे टॉपिक को एज सच कवर अप किया है। लर्निंग, मेरी ओपिनियन में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में 2-3, उन्हीं क्वेश्चंस को आप लर्न कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट। सेफगार्ड्स, हां ये मैं आपको और करा देता हूं, क्या क्या सेफगार्ड्स यूज किए जाने चाहिए। What are the safeguards and what are the various examples of safeguards? Safeguards are the actions जो individually या in combination प्रोफेशनल अकाउंटेंट को लेने चाहिए ताकि वो थ्रेट्स को इफेक्टिवली रिड्यूस कर सके टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। एग्जाम्पल्स क्या हैं इन थ्रेट्स के, सॉरी सेफगार्ड्स के? व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द सेफगार्ड्स? सेफगार्ड डिपेंड्स करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस पर। एग्जाम्पल, ज्यादा समय दीजिए और क्वालिफाइड पर्संस को पर्टिकुलर काम करने के लिए दीजिए जहां पर आपको लगता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स हैं, आपके अपने खुद के थ्रेट्स इन्वॉल्व हैं, तो अपनी जगह पर अपने स्टाफ को काम करने के लिए दे दीजिए। एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट करिए जो आपकी टीम का मेंबर नहीं हो, टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड, जिससे आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट को हटा सकते हैं। जैसे एंगेजमेंट टीम में यदि XYZ है, इन्होंने जो काम परफॉर्म किया, आप उसको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से, जो कौन है मिस्टर A, उससे रिव्यू करवाइए। जो पर्सन आपकी टीम का मेंबर नहीं है उससे रिव्यू करवाइए। यूजिंग डिफरेंट पार्टनर्स and engagement teams with separate reporting lines for non-assurance services to an assurance client। यदि आप एक ही क्लाइंट को, लेट से X लिमिटेड को, एश्योरेंस सर्विस भी दे रहे हैं, नॉन एश्योरेंस भी दे रहे हैं, मान लीजिए परमिटेड है एज पर लॉ, पहली बात तो नॉन एश्योरेंस देनी ही नहीं चाहिए एश्योरेंस क्लाइंट को,
सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट करता है, बट स्टिल जो परमिटेड सर्विसेज हैं उनके रेफरेंस में भी यहां पर एंगेजमेंट टीम 1 हो, यहां पर एंगेजमेंट टीम 2 हो, इसकी रिपोर्टिंग एक्स पार्टनर को हो, इसकी रिपोर्टिंग वाई पार्टनर को हो, अलग अलग पर्संस, अलग अलग टीम हो और अलग अलग रिपोर्टिंग लाइन हो। इसके थ्रू आप सेल्फ रिव्यू को, एडवोकेसी को, फेमिलियरिटी को रोक सकते हैं। जब डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं तो आप क्लियरली कह सकते हैं यह चीज दूसरा डिपार्टमेंट करता है, हमें नहीं पता। इन्वॉल्विंग अनदर फर्म टू परफॉर्म और रीपरफॉर्म अ पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट। एक एंगेजमेंट का कुछ काम आप दूसरी फर्म से करवा लीजिए, इससे सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन थ्रेट कम हो जाते हैं। तो जनरली अभी हम एक सेल्फ रेगुलेटरी मेजर भी पढ़ेंगे। ज्वाइंट ऑडिट की तरफ आप फोकस करिए, बड़े क्लाइंट्स के केस में, पब्लिक एंटिटीज के केस में। सेपरेटिंग द टीम्स व्हेन डीलिंग विद द कॉन्फिडेंशियल नेचर। जब आप कॉन्फिडेंशियल नेचर के मैटर को डील करें तो उस टाइम पर कोशिश करिए सेपरेट टीम, ताकि एक पर्सन के पास 100% इंफॉर्मेशन ना हो। 100% इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर एक पर्सन के पास ना हो, उस मैटर को डिवाइड कर दीजिए अलग अलग कंपोनेंट में, और हर एक कंपोनेंट के अलग अलग काम के लिए अलग अलग पर्सन को ड्यूटी असाइन करिए। तो एक पर्सन के पास पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो ये कुछ थ्रेट्स हैं दैट आर टू बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एलिमिनेटिंग थ्रेट और रिड्यूसिंग द थ्रेट्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अब देख लेते हैं एग्जाम के क्वेश्चन। जनवरी 21 में टाइप्स ऑफ थ्रेट का क्वेश्चन आया। 5 थ्रेट लिखने थे। कौन कौन से? सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन थ्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 में सेफ गार्ड्स का क्वेश्चन है। कौन से सेफ गार्ड्स फॉलो करने चाहिए? मई 18 में सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट का क्वेश्चन है, वही थ्रेट के टाइप हो गए। नवंबर 16 में भी थ्रेट के टाइप्स पर ही क्वेश्चन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 3 बार जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है, व्हाट आर द वेरियस थ्रेट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन कंप्लायंस ऑफ द फंडामेंटल principles. So this is all about the fundamental principles and various threats that are involved in compliance of fundamental principles. Theoretical topic है, ठीक, जितना याद हो जाए ठीक है, ज्यादा इस टॉपिक के लिए पेन लेने की जरूरत नहीं है। मेन सारे पॉइंट मैंने नोट्स के अंदर, जो लेक्चर नोट्स हैं उसमें कवर अप कर रखे हैं, और बाकी बुक में से आप रीडिंग कर लीजिएगा। लर्निंग या तो लेक्चर नोट्स में से कर लें, या फिर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक को आप लर्न कर लें। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर दीज 2 टॉपिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड थ्रेट्स। और इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। Thank you very much and goodbye.